हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड 2022 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पढ़कर आप टॉपर बन जाओगे। देख सकते हैं आप, इन्हें पढ़कर टॉपर बन जाओगे, यानी कह सकते हैं इन टॉपिकों में से कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं जो 7 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है उनमें कई क्वेश्चन इन टॉपिकों में से ज़रूर पूछे जाएंगे। और कई जो 5 नंबर की, इसमें हमने जो बताया सब लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और इनके अंतर्गत आपको कई 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे भी हम कंप्लीट उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो हम इसमें बस आपको टॉपिक बताने वाले हैं और फिर इनका सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम वो 15 टॉपिक कौन से हैं। तो पहला टॉपिक देख लीजिए। पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे देखिए कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, आपको कूलाम के नियम को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और उसके लिए कुछ देखिए, जैसे अगर आप कूलाम का नियम निकाल ले तो उसमें जो उसके साथ ही एप्सिलॉन 0 के मान का निर्धारण और उसका मात्रक विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है। अगर पूछा जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, तो आपको उसको भी निर्धारण करना अच्छे तरीके से, यानी कूलाम का नियम और साथ ही कूलाम के नियम की परिभाषा और कूलाम के नियम का निर्धारण और उसके साथ ही एप्सिलॉन 0 के मान का निर्धारण, एक सभी टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो एक कूलाम का नियम 7 अप्रैल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय और अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा अक्षीय स्थिति या आपसे पूछ ली जाए निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छे तरीके से इनको जानना है। हम आपको अगली वीडियो में इन अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को कराएंगे। अगर आपको अभी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में या इसे आई बटन में इसका लिंक आ रहा हो तो उन्हें जाकर देख लें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी सबसे ज़्यादा, जितने तो गॉस की प्रमेय नहीं पूछ जाएगी उसके अनुप्रयोग पूछ लिए जाएंगे। यानी कह सकते हैं एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो चादर वाला होता है, समतल पतली चादर के लिए, तो वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अनुप्रयोग में वो कई बार पेपरों में आ चुका है, तो उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और जितने भी अनुप्रयोग हों उसे पढ़ना है। और गॉस के नियम का निर्धारण जो भी है आपका फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसका निर्धारण करना भी अच्छे से सीख कर जाइएगा। ठीक है, हमें अच्छे नंबर लाना है और अच्छे से तैयारी करनी है। फिर देखिए संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम का व्यंजक। संधारित्र, सबसे पहले देखेंगे कि संधारित्र को पढ़ेंगे हम। संधारित्र क्या होते हैं? संधारित्र क्या होते हैं? सी बराबर क्यू बटे बी। ये क्या होते हैं? संधारित्र की परिभाषा होती है। और इसे संधारित्र का श्रेणी तथा समांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम का देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम क्या होता है इसका? संधारित्र का श्रेणी क्रम होता है 1/c बराबर, क्या होता है 1/c बराबर C1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे डॉट डॉट करके जाता है। अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम क्या होता है? ये सिर्फ कह सकते हैं प्रतिरोध के उल्टे होते हैं। C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे क्या चलेगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से क्लियर कर जाइएगा और पढ़ कर जाइए। फिर देखिए बांडे ग्राफ, 5 नंबर का 5 अंक देने वाला प्रश्न है। 5 अंक आपको देकर जाएगा, यानी बांडे ग्राफ आप आ जाए तो 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो इन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बांडे ग्राफ का चित्र जो भी बनता है उसे भी बना लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर, यानी जो पूछा जाएगा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दोनों नियम, संधि वाला दोनों, धारा वाला और बंद परिपथ यानी पास वाला, दोनों नियम को पढ़ लीजिएगा, वे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र और व्हीटस्टोन सेतु का टोटल जितना भी होता है उसमें सबको पढ़कर जाना है। हमें जितना भी बनता है उसका चित्र बनाना सीखिएगा, उसके मान का निर्धारण करना सीखिएगा और इसकी भाषा सीखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर देखिए बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपने जानते हो, ठीक है, क्या होता है? डेल्टा बी बराबर, क्या होता है? डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू क्या होता है? आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई
डेल्टा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम। आपको अगर इसे जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक आ रहा हो, उसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। फिर चल कुंडली धारा मापी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 अंक चाहिए, तो इसे अच्छे तरीके से क्लियर करके जाना। बायो-सेवर्ट के बाद इसे देखेंगे, चल कुंडली धारा मापी के लिए अच्छे तरीके से क्लियर करके जाना है। 5 अंक मिलने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसकी। फिर देखिए वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में क्या है, जो भी श्रेणी होती है, जैसे देखिए जो कि गामा किरणें, श्रेणी गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, रेडियो तरंगें, इन सभी किरणों को आपको उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी स्पेक्ट्रम सबको पढ़कर जाना है। ये सब इनमें से एक आध आपके लिए पूछ ली जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम को अच्छे से क्लियर करके जाना है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन जानते हो कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाते समय क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन कहते हैं। और देखेंगे उसके नियम, तो उसके नियम भी आपको पढ़ लेना है कि जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, ठीक है, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होती हैं। और क्या होता है कि दो माध्यमों में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए परस्पर समानुपाती होते हैं। इसने स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी पूछ लिया जाए तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, यानी n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल का नियम भी पूछ लिया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के, यानी प्रश्न नंबर 12, संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए यानी सूत्र का निर्धारण करना है। संपर्क में रखे पतले लेंसों के सूत्र का निर्धारण करना है। तो संपर्क में रखे पतले लेंसों का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। ये सब पतले लेंसों, संपर्क में रखे पतले लेंसों का सूत्र होता है। हमें इसका निर्धारण करना भी आना चाहिए। अगर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक आ रहा हो, उससे जाकर देख लें। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उसे जाकर देखें आप। फिर देखिए अगला है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के बारे में जानना है। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो दृष्टि दोष प्रकार जो भी है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष, इन सबको आपको अच्छे से क्लियर करना है। इनके निवारण की बात करना है कि अगर निकट दृष्टि दोष हो तो कैसे निवारण करेंगे, दूर दृष्टि दोष हो तो कैसे निवारण किया जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम, अवतल है, ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में किसका करते हैं, उत्तल लेंस का, और इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। तो इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए फोटो डायोड तथा एलईडी क्या है। फोटो डायोड एलईडी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। गारंटी कह सकता हूँ इन प्रश्नों की, इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। या तो आपको फोटो डायोड पूछ लिया जाएगा या एलईडी पूछ लिया जाएगा, तो इन्हें भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला है हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या। भाई इसकी बिल्कुल गारंटी है, आपको इन दो में से एक जरूर पूछा जाएगा। या तो आपके हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन पूछ लिया जाए या प्रकाश के अपवर्तन, दोनों की व्याख्या करने के लिए पूछ लिया जाए। ठीक है, ये हो चुके हमारे 15 टॉपिक। लेकिन अगर क्वेश्चन और पूछा जाए, जैसे आपको 1-2 टॉपिक और बता दें, जैसे आपको क्वेश्चन एक और मान लो हम और क्वेश्चन लिखते हैं, पीएन संधि डायोड। ठीक है, आपको क्या करना है, पीएन संधि डायोड को भी अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत दोनों को, अग्र अभिनत और संधि डायोड कराना है, ठीक है, लिए दोनों की क्लियर करना है। ठीक है, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। और भी बात करें जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ जो भी हैं, आपको उन्हें भी अच्छे तरीके से क्लियर करके जाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ जैसे लाइमन, ठीक है, दूसरी होगी बामर, ठीक है, तीसरी पास्चन, फुंड और ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, इन
5 श्रेणियों को आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। इन सब को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मान लीजिए नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, इसे आप ज़रूर क्लियर करके जाइए नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में पूछ लिया जाता है और भी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है और क्लियर कर जाना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।